वहीं दिल्ली से खबर है, जहां नीट परीक्षा को लेकर छात्र संगठनों ने प्रदर्शन यहां पर होगा। छात्र संगठनों का प्रदर्शन होगा आज शास्त्री भवन पर। छात्र संगठनों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन शुरू हो चुका है, तस्वीरें आपके सामने। JNU, AISA, ABVP के लोग, ABVP से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन में शामिल हैं। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा रही है। और आपको याद होगा, आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी इस मसले को लेकर ट्वीट कर चुके हैं। ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अभी शपथ भी नहीं ली है। ये उस समय का ट्वीट है जब शपथ नहीं ली थी। नीट परीक्षा में हुई धांधली में 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंटों को यहां पर गड़बड़ी सामने आई है। उनके साथ धोखा हुआ है, ये कहा था राहुल गांधी ने। क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ माहौल है प्रदर्शन को लेकर, हम आपको सीधे मौके पर दिए चलते हैं, दिल्ली लिए चलते हैं। अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। अनमोल, छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ माहौल, तस्वीरें दिखाएं जरा हमें। बिल्कुल सुमित, देखिए देश की राजधानी दिल्ली में जो छात्र हैं वो सड़क पर उतर आए हैं और कारण ये है कि छात्रों का आरोप है कि जो नीट परीक्षा होता है, जो मेडिकल प्रवेश परीक्षा होता है, उस परीक्षा परिणाम में धांधली हुई है। ये छात्रों का आरोप है। आप तस्वीरों में देखिए कि हम इस वक्त शास्त्री भवन के ठीक सामने खड़े हैं और शास्त्री भवन के सामने जो है अलग अलग छात्र संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे, स्टूडेंट्स, और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि नॉट अनदर कमिटी टू सेव स्कैमस्टर एंड कोचिंग माफिया। कोचिंग माफिया देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है लोगों के द्वारा। इस देखिए यहाँ पर जो लड़कियां हैं वो भी जो है प्रदर्शन कर रही हैं और ये बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर शास्त्री भवन के ठीक सामने। और बात भी कर लेते हैं कि क्या कुछ मसला है और क्या मसला क्या है। आज यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय के सामने आने के लिए मजबूर किए गए। इस साल की नहीं, साल दर साल की समस्या है कि हर साल नीट का एग्जाम बहुत ज्यादा शेडी तरीके से, बहुत ज्यादा खराब तरीके से लिया जाता है। आज इस महीने 4 तारीख को जो नीट का रिजल्ट हमारे बीच में आता है, उसके बाद हम देख रहे हैं कितने देश के अलग अलग हिस्सों में छात्र लगातार प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है, कितने छात्र आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। हर साल हम देखते हैं 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 छात्रों के 100% मार्क्स आते हैं। ये क्या लिए हो? ये पेपर लीक हुआ, 4 मई को बच्चों को पेपर मिल चुका था और इसके सारे प्रूफ है। ये सेम पेपर, जो पेपर हमने दिया, सेम पेपर बच्चे इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? या मतलब ये पेपर जो है बच्चों को मिला है। जिन बच्चों को मिला उन्होंने खुद बोला है, उन्होंने खुद मुझे व्हाट्सएप किया कि मेरे पास तक ये पेपर 4 मई को पहुंच चुका था। और एग्जाम कब हुआ था? एग्जाम 5 मई को हुआ था, 4 मई को ही बच्चों को पेपर मिल चुका था। और इस चीज का जब हम लोगों ने क्या किया, मतलब रिपोर्ट कराई है, तो इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। और जिन बच्चों ने बोल दिया कि हमको टाइम कम मिला है, उन पे आपने 2 दिन में एक्शन ले लिया है। उन चीज पे आपने 2 दिन में एक्शन ले लिया। और 67 बच्चे जो है 720 में 720 लेके आ रहे हैं। 67 बच्चे 720 अंक में से 720 अंक लाए और रैंक 1 मिला। रैंक 1 लेके आए हैं। और एक चीज देखिएगा, और ये जो बच्चे हैं वो एक ही सेंटर के हैं, सेम सेंटर के। और NTA कहता है हम उन बच्चों को पहले रैंक देते हैं जो बच्चे जो हैं, जिन बच्चों का पहले फॉर्म भरा गया है। मतलब इन बच्चों का फॉर्म जो है एक साथ भरा गया है, इसीलिए इनका रोल नंबर साथ ही शो हो रहा है। तो देखिए सुमित, आरोप ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 67 बच्चे रैंक 1 लाए हैं और जो नीट का एग्जाम होता है UG का, 720 में से 720 अंक कैसे प्राप्त हो गए, ये लोग आरोप लगा रहे हैं। ये क्या हाथ में लियो? देखिए, हमें ये समझने की जरूरत है, जो नीट में पेपर लीक का मामला सामने में आया है, साथ में इसके साथ ये भी कि कई सारे बच्चे टॉप कर गए, ये पहला मामला नहीं है। पेपर लीक की हम लगातार समस्याएं सुन रहे हैं, पूरे देश भर में ये समस्या है। दूसरी बात जो है, ये धांधली की जो बात है, ये हमने CUT में भी देखा था। पिछले तो देखिए CUT में भी इसी तरीके से DU के LLB में ऐसे मामले सामने आए पे, कहीं पे एक ही सेंटर से कई सारे बच्चे ने टॉप किया था। तो हमें ये समझना पड़ेगा। कुल मिला के आरोप ये है कि धांधली हुई है और पेपर लीक हुआ है। स्टूडेंट ये आरोप लगा रहे हैं। आपको मैं एक बार अंदर से तस्वीरें दिखा देता हूँ। सुमित, अंदर आइए दुर्गेश और दिखाइए कि किस तरीके से स्टूडेंट जो हैं किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग छात्र संगठनों से स्टूडेंट यहाँ पर पहुंचे हैं। स्टूडेंट फेडरेशन भी यहाँ है, JNU के स्टूडेंट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं और लगातार मांग ये कर रहे हैं कि जो नीट की परीक्षा हुई है वो परीक्षा को निरस्त किया जाए। ठीक है, तो नच के लेंगे, झूम के लेंगे, छीन के लेंगे आजादी। आजादी आजादी
चलिए ठीक है अनमोल। परीक्षा में धांधली का यहाँ पर मामला है, बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे हुए हैं, नारेबाजी हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। कल प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली और आज अपना कार्यभार संभाल लिया पीएमओ में, और कार्यभार संभालते ही किसानों को तोहफा दे दिया है पीएम मोदी ने। जी हाँ, किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को मंजूरी दे दी है और इससे 9.3 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कार्यभार संभालते ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला यहां पर लिया है। किसान सम्मान निधि को मंजूरी दे दी है और किसान सम्मान निधि को मंजूरी देने के साथ ही 9.3 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिलेगा। शपथ के 16 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने जिस पहली फाइल में साइन किया वो पहली फाइल थी किसान सम्मान निधि योजना की। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त से जुड़ी फाइल पर साइन किया है। सबसे पहले अपना कार्यभार ग्रहण करते ही संभालते ही इसके तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, जिससे देश के 9.3 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपनी पूरी कैबिनेट के साथ लगातार तीसरी बार पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री पद की शपथ के लगभग 16 घंटे बाद उन्होंने इस कार्यकाल की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किया है। जी हां, इस कार्यकाल की पहली फाइल पर हस्ताक्षर किया है। और जब पीएमओ पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब किस तरीके से पीएमओ के जो कर्मचारी थे, वहां पर काम करने वाले लोगों ने किस तरीके से उनका स्वागत किया है, तालियां बजाकर, खड़े होकर और सम्मान में सिर झुकाकर। प्रधानमंत्री मोदी भी सभी के सामने हाथ जोड़े हुए यहां पर नजर आए और उसके बाद अपने इस कार्यकाल की पहली फाइल पर साइन किया प्रधानमंत्री मोदी ने। वो थी किसान सम्मान निधि से जुड़ी हुई। जब पीएमओ पहुंचे, पीएम मोदी शपथ ग्रहण करने के बाद पहली बार पीएमओ पहुंचे और वहां पर मौजूद लोगों ने, वहां पर काम करने वाले लोगों ने प्रधानमंत्री का ताली बजाकर स्वागत किया और पीएम मोदी सभी के सामने हाथ जोड़े हुए नजर आए। और इसके बाद उन्होंने अपने इस कार्यकाल की पहली फाइल पर साइन किया। वो फाइल थी पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी हुई और किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को मंजूरी दे दी गई है। वहीं शपथ के बाद मोदी मंत्रिमंडल की आज पहली बैठक होने जा रही है। बैठक शाम को करीब 5 बजे दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग पर हो सकती है, जिसमें सभी मंत्री हिस्सा लेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार की नई कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को डिनर पर भी इन्वाइट किया है। आज तो जेपी नड्डा आज सभी मंत्रियों को डिनर देने वाले हैं। मोदी सरकार की पहली बैठक के बाद ये डिनर आयोजित किया जाएगा। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार की नई कैबिनेट में शामिल सभी मंत्रियों को डिनर पर इनवाइट किया है। तो नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। मोदी सरकार 3.0 में कुल 72 मंत्री शामिल हैं, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं और 36 राज्य मंत्री भी हैं। शपथ ग्रहण के बाद अब सबकी नजरें, सबकी निगाहें विभागों के बंटवारे पर है कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलने वाला है। यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार के तीसरे टर्म में, तीसरे कार्यकाल में किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय, कौन सा विभाग, कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हालांकि खबर यह है कि अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी बीजेपी अपने पास रखेगी। सीसीएस से जुड़े जो मंत्रालय होते हैं, विदेश, रक्षा, वित्त और गृह, ये बीजेपी के पास ही रहेंगे। बाकी मंत्रालय बांटे जाएंगे सहयोगी दलों में। उधर शपथ के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिल्ली स्थित आवास पर जश्न का माहौल है। तमाम कार्यकर्ता और नेता उनसे मिलने उनके घर पहुंच रहे हैं और इसी दौरान मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी उनसे मिलने वहां पर पहुंचे। विस्तार में उससे खास बातचीत की, क्या कुछ कहा, सुनिए।
मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी भी हमारे साथ में हैं। महाराज सिंधिया के बंगले पर उनको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार काम करेगी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में करीब करीब डबल इंजन की सरकार है। और मध्य प्रदेश को जो मोदी जी के कैबिनेट में पर्याप्त महत्व दिया गया है, मैं मोदी जी का पूरे मध्य प्रदेश के मतदाताओं की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। अब विकास का पहिया तेजी से दौड़ेगा और जिस विकसित भारत की कल्पना परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, वो कल्पना मध्य प्रदेश में साकार होगी। 29 की 29 सीट मतदाताओं ने दी है। उसके बदले में मोदी जी ने दोनों हाथ से मध्य प्रदेश के लिए उपहार के रूप में काम करने के लिए मंत्री दिए हैं। पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है। अब सब मिलकर काम करेंगे, मोदी जी की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। अब सब मिलकर काम करेंगे और मोदी जी की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। तो सब मिलकर काम करेंगे, मोदी जी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश यहां पर होगी, गोविंद सिंह ये कहते हुए नजर आए हैं। अब सीधे आपको हम दिल्ली लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अंचल वहां पर मौजूद हैं और सिंधिया जी के आवास से वो जुड़े हुए हैं। अंचल दिल्ली में मौजूद हैं। अंचल, जब बीजेपी में आए सिंधिया कैबिनेट मंत्री बन गए, एविएशन मिनिस्टर, और अब जब तीसरा टर्म है मोदी सरकार का और तब भी केंद्रीय मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है। विभाग कौन सा होगा देखने दिलचस्प होगा, लेकिन लगातार 2 बार केंद्रीय मंत्री बनना ये बताता है कि अपने आप में कितने बड़े नेता हैं सिंधिया। सुमित, बिल्कुल निश्चित रूप से जब वो कांग्रेस में थे तब भी वो बहुत बड़े नेता थे, और जब भारतीय जनता पार्टी में आए, या यूं कहिए कि मध्य प्रदेश में 2019 में जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की 20 में, तो वो सिंधिया जी की ही वजह से बनी थी। और उसका पारितोषिक के तौर पर उन्हें राज्यसभा भेजा गया और उन्हें फिर केंद्र में मंत्री बनाया गया। और इस बार तो वो जनता के जनादेश से आए हैं। इस बार राज्यसभा के दरवाजे से नहीं बल्कि जनता के दरवाजे से आए हैं और अच्छा खासा मतों से उन्होंने विजय हासिल की है। और फिर से एक बार उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद के तौर पर शपथ ली है। विभाग का बंटवारा जरूर नहीं हुआ है, पोर्टफोलियो अभी नहीं बांटे गए। आज शाम तक ऐसी उम्मीद है कि पोर्टफोलियो बांट दिए जाएंगे, लेकिन उनके आवाज पर लोगों का एकदम से तांता लगा हुआ है बधाई देने वालों का, क्योंकि मध्य प्रदेश के बहुत लोकप्रिय नेता हैं। खासकर ग्वालियर चंबल की अगर बात करें, एक चार्मिंग चेहरा है राजनीति में। ऐसे आकर्षक चेहरे जनता को काफी लुभाते हैं और यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जनता के मन में रहते हैं, जनता के मन में उनकी अच्छी खासी छवि है। और कांग्रेस पार्टी में भी जब तक वो रहे हैं तो राहुल गांधी के काफ़ी करीबी रहे हैं और हमेशा शीर्ष पे ही रहे हैं, निर्णायक स्थिति में रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव के बाद जिस तरीके से स्थिति बनी थी, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिए थे। और आज मोदी सरकार में वो मोदी के गुड लिस्ट में, ऐसा कह सकते हैं आप कि मोदी की गुड लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है और यही वजह है कि उन्हें दूसरी बार मंत्री बनाया गया। सुमित, निश्चित तौर पर जब मध्य प्रदेश के नेताओं को लेटर चिट्ठी लिखी थी पीएम मोदी ने, तो सिंधिया जी को भी चिट्ठी लिखी थी। बहुत धन्यवाद अंचल जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और दिल्ली में हलचल तेज है, आज भी दिल्ली में हलचल तेज रहने वाली है, गहमा गहमी का दौर चलेगा। क्या कुछ आज दिल्ली में होगा उसे बताने के लिए हम सीधे दिल्ली का फिर से रुख कर लेते हैं। अमृत तिवारी हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत, आज भी बैठकों का दौर चलने वाला है, मोदी कैबिनेट की बैठक होनी है शाम को 5 बजे। खबरें ये भी हैं कि जेपी नड्डा के आवास पर सभी नेताओं का डिनर भी होना है। क्या कुछ खबर है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर अमृत? सुमित, आज का दिन जो है दिल्ली राजधानी में बहुत ही खास रहने वाला है। आज 5 बजे शाम को प्रधानमंत्री के लोक कल्याण आवास से स्थित पे जो है एक बैठक होगी, जिस बैठक में मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य हैं वो शामिल होंगे और ख़ास तौर पे पोर्टफोलियो के बंटवारे को लेकर के यहाँ पे जानकारी दी जा सकती है, ऐसा हमें जानकारी मिल रही है। तो ये बैठक काफ़ी खास हो जा रही है क्योंकि 71 लोगों का मंत्रिमंडल है और इसमें उन तमाम बातों का ख्याल रखा गया है जिसका जो है कहा जाता है कि चुनावी विश्लेषण में भारतीय जनता पार्टी ने मिस किया था। यानी कि इसमें क्षेत्र और जातियों का खास तौर पे और अपने पार्टी सहयोगी दल हैं जो उनके अलाइनमेंट का खास ध्यान दिया गया है और यही वजह है कि इसको लेकर के पोर्टफोलियो का बंटवारा कैसे हो इसके ऊपर बातचीत होनी है। लेकिन जो अगर सीसीएस पोर्टफोलियो की बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी के ही पास रहेगी। आपने देखा होगा जो शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जो क्रम था वो बिल्कुल वैसे ही था जिसकी बात हम लोग लगातार कर रहे थे और वही पोर्टफोलियो जैसे कि
विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और इसके अलावा जो है वित्त मंत्रालय, ये तमाम जो बड़े पोर्टफोलियो हैं, जो अहम पोर्टफोलियो हैं, वो जो है भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी। और इसके पहले जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े चेहरे रहे हैं मंत्रिमंडल में, उन्हें वो इस जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा जो सहयोगी दल हैं उनको लेकर के जो उनसे पहले से जो बिल्कुल अमृत, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा मैं, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा। सभी की शपथ हो गई है, पोर्टफोलियो डिसाइड नहीं हुए हैं, वो तो बट ही जाएंगे, लेकिन सबकी निगाहें टिकी होंगी कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होने वाला है। जेपी नड्डा भी शपथ ले चुके हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी ले चुके हैं, भूपेंद्र यादव भी ले चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान, मतलब तमाम दिग्गज नेता शपथ ले चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा अमृत, सबसे बड़ा सवाल है अभी। इसके बारे में कोई जानकारी आपके पास हो तो बताइएगा जरूर। जी सुमित, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक हमेशा जो है सरप्राइज मतलब देने की पार्टी वाले के तौर पे जानी जाती रही है। जेपी नड्डा का कार्यकाल 30 जून को खत्म होने जा रहा है और उसके पहले ये कौन बनेगा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का, इसको लेकर के जिन नामों की चर्चा थी उनमें से तो मान लीजिए 2 लोग तो मंत्री बन गए हैं। अब जो बात है भीतर खाने से किसकी चर्चा है, कौन बनेगा, इसको लेकर के तरह तरह के नाम है, लेकिन उसमें सिर्फ अटकलबाजियां ही हैं, लेकिन कोई साफ नाम सामने नहीं आ रहा है कि जिसको कहा जाए कि हाँ ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। पार्टी के भीतर से इसको लेकर के काफी गोपनीयता बरती जा रही है और जहां तक हमें जानकारी है कि 20 जून के बाद से इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अग्रेसिवली इस पे काम करेगी और न सिर्फ अध्यक्ष पद बल्कि संगठन स्तर पे भी बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सुमित, ठीक है अमृत, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए अमृत, तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। 20 जून के बाद बड़े बदलाव संगठन में देखने को मिलेंगे, ये जानकारी हमारे सहयोगी अमृत दे रहे हैं दिल्ली से। और आगे बढ़ते हैं अब, तो जैसा कि हम सब कह रहे हैं कि दिल्ली में सियासी गहमा गहमी के बीच मुलाकातों का दौर भी जारी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह से मुलाकात की। जेपी नड्डा से भी अमित शाह योगी जी यहां पर मिलते हुए नजर आए थे। शिवराज सिंह चौहान ने भी जेपी नड्डा से यहां पर मुलाकात की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 तस्वीरों में सीएम योगी आपको नजर आएंगे, एक तस्वीर में आपको शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे जो कि जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। अमित शाह से मिले योगी, नितिन गडकरी से मिले योगी और राजनाथ सिंह से भी मिले योगी आदित्यनाथ, वहीं जेपी नड्डा से मिले शिवराज सिंह चौहान। तो पीएम मोदी ने तीसरी बार शपथ ली तो कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये मोदी नहीं एनडीए सरकार है। पहली बात तो ये मोदी 3rd नहीं है, ये एनडीए 3 है। अब मोदी जी हर चीज़ में अपना नाम डालना चाहें तो अब तो जनता भी देख रही है कि ये एनडीए 3 है। और जब आप मोदी 3 बोलते हो तो ज़रा नायडू साहब से और नीतीश जी से भी पूछ लो कि ये मोदी 3 कहेंगे या एनडीए 3 कहेंगे। जो राहुल गांधी को या गांधी परिवार को या नेहरू जी को या कांग्रेस पार्टी को गाली देते थे, उनको जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया और अब मजबूरी में नरेंद्र मोदी को भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना पड़ गया। अकेले फोटो फ्रेम में रहने वाले की जो आदत जिसको हो जाती है, वो गठबंधन की सरकार कैसे चलाएगा, वो 2 लोगों को साथ लेकर कैसे चल पाएगा, वो नहीं चल पाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब ग्वालियर का रुख कर लेते हैं जहां हनी ट्रैप गैंग के जाल में फंसा है व्यापारी। व्हाट्सएप पर दोस्त बनी महिला ने अकेले में मिलने बुलाया, मिलने के लिए बुलाकर अश्लील वीडियो बनाया, ब्लैकमेल कर व्यापारी से पैसे ऐंठ लिए। पुलिस ने संदिग्ध महिला को हिरासत में ले लिया है। हनी ट्रैप का मामला सामने आया है ग्वालियर में। हनी ट्रैप गैंग के जाल में फंसा है व्यापारी। व्हाट्सएप पर दोस्ती बनी और दोस्ती हुई, दोस्त बनी, महिला ने अकेले में मिलने के लिए बुलाया, फिर अश्लील वीडियो बनाया, उस अश्लील वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल कर व्यापारी से पैसे ऐंठ लिए। पुलिस ने संदिग्ध महिला को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लोकसभा चुनाव और मोदी मंत्रिमंडल के गठन के बाद एमपी में मोहन सरकार एक्शन में नजर आ रही है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स और पुलिस कमिश्नर्स की बैठक बुलाई है। साथ ही मंत्रालय के सभी विभागों के अफसरों के साथ भी बैठक होगी, जिसमें सभी सांसद, विधायक, मंत्री मौजूद रहेंगे। तो एक्शन में है मोहन सरकार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने के सभी को निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। कलेक्टर्स, पुलिस कमिश्नर्स की बैठक है आज 11 जून को। सीएम डॉक्टर मोहन यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे।
उधर कवर्धा में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने पंडरिया विधायक भावना बोहरा पर पलटवार किया और दत्तक ग्रहण अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी और कहा कि गोद लिए गए बच्चों का गोद लेने वाले की संपत्तियों पर अधिकार होगा। बता दें कि पंडरिया विधायक ने कुकदुर हादसे में मृतकों के 24 बच्चों को गोद लेने का ऐलान किया था। कबीरधाम जिले के कुकदुर के पास एक सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हुई थी। अब वो 19 लोगों की मौत हुई थी, उनके परिवारों के लगभग 24 लोगों को स्थानीय विधायक के द्वारा गोद लेने की घोषणा की गई थी। उसमें 16 नाबालिग थे और 8 बालिग थे। इसमें जो सूरजपुर जिले के ग्रामीणों को कंप्यूटर की जानकारी और साइबर ठगी से बचने के लिए जिला प्रशासन ने एक अनूठी पहल की है, जो गांव-गांव पहुंचकर ग्रामीणों को कंप्यूटर की जानकारी देगा, साथ ही साइबर ठगी से बचने के उपाय भी बताएगा। बता दें कि जिला प्रशासन और NIIT फाउंडेशन ने डिजिटल बस की शुरुआत की है और ये बस सोलर पैनल और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लैस है। इस डिजिटल बस में कुल 20 कंप्यूटर सिस्टम लगे हैं, जिनके माध्यम से एक ही समय में 20 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये जो वैन है ये ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगी, 1 महीने के लिए ग्राम पंचायत में रहेगी और ग्राम पंचायत के 20 बच्चों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करेगी। आने वाला समय अपना डिजिटल एज, इंफॉर्मेशन एज है, तो ये बहुत आवश्यक है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको इंफॉर्मेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हो। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। केंद्र सरकार की एक योजना है प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान, उसी के तारतम्य में जिला प्रशासन के द्वारा ये पहल की जा रही है। वहीं काले हीरे की नगरी चिरमिरी में अवैध कबाड़ से भरा पिकअप वाहन पलट गया, जिसकी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। बता दें कि चिरमिरी क्षेत्र में कबाड़ माफिया एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं, जहां कबाड़ के अवैध कारोबार में नए कारोबारी शामिल हो रहे हैं। वहीं पन्ना में कट्टर दिखाकर लूट करने वाले 2 शातिर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने मोबाइल, एक बाइक समेत जिंदा कारतूस बरामद किया। बता दें कि आरोपियों ने देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र के फुलवारी तिराहे के पास घटना को अंजाम दिया था, जिन्हें पुलिस ने CCTV कैमरे की मदद से गिरफ्तार किया है। वहीं सरगुजा के नवानगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक गर्भवती महिला का फर्श पर डिलीवरी कराए जाने का मामला सामने आया, जिस पर एक्शन लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार ने BMO को सस्पेंड कर दिया है। वहीं कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ नर्स और ANM को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। बता दें कि फर्श पर डिलीवरी कराए जाने का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया था, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया, निलंबन की कार्रवाई की।